नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 23वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा सभी के सभी प्रश्न ट्रांसफार्मर टॉपिक से संबंधित है। तो साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग होती है प्राइमरी या प्राथमिक, दूसरी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी या द्वितीय कॉइल। दोनों एक दूसरे से चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। एक ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को, एनर्जी को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में मतलब ट्रांसफर करता है। तो यहाँ साथियों हमारे पास ये ऑप्शन है, बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के, अर्थात तो ये चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं, फिर भी एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो ये हमारा हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। इसके अलावा यहाँ अपने को पूछा जाए, ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करता है, तो ये भी हमारा सही होता। परंतु यहाँ हमारा कुछ साथी कह सकते हैं कि आउटपुट के परिमाण को परिवर्तित करते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आउटपुट के अंदर हमें धारा भी प्राप्त होती है, पावर मतलब शक्ति भी प्राप्त होती है, फ्रीक्वेंसी भी प्राप्त होती है, परंतु यहाँ पे हमें ये केवल परिवर्तित किसको करता है, वोल्टेज को परिवर्तित करता है। तो हमारा यहाँ सी सही आंसर होगा। एक ट्रांसफार्मर बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन से एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे क्या कहा जाता है। वक्र का अर्थात यहाँ पे है वाइंडिंग। मैं आपको बता देता हूँ सभी प्रश्न निम्मी भाषा के अंदर जुड़े हुए हैं। तो एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्थात दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। जिसे लोड से संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कॉइल। और जिसे विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है अर्थात सप्लाई से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक वक्र या प्राथमिक वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडली कहा जाता है या प्राइमरी कुंडली कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या शामिल होता है। एक प्राथमिक और तीन द्वितीय कॉइल, तीन प्राथमिक और तीन द्वितीय कॉइल। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर तीन कॉइल होती है। पहली आर, वाई और बी, और सेम टू सेम उसके बराबर भी क्या होती है, आर, वाई, बी। परंतु यहाँ पे वाइंडिंग का कहा गया है भी, एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर तीन प्राइमरी वाइंडिंग होती है और तीन ही द्वितीय वाइंडिंग होती है। यहाँ पे कनेक्शन की बात नहीं कहा जा रही है, परंतु यहाँ पे कनेक्शन की बात की जाए तो ये यहाँ पे तीन वायर और तीन वायर या फिर तीन वायर चार तार प्रणाली कहलाती है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसके साथ में किसका उपयोग किया जाता है, आर वाई बी के साथ न्यूट्रल का उपयोग किया जाता है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तीन प्राथमिक और तीन द्वितीय कॉइल या कुंडली होती है। अगला हमारा प्रश्न है, एक सामान्य आधार ट्रांजिस्टर परिपथ में IC अर्थात कलेक्टर धारा का मान 0.97 मिली एम्पीयर है तथा बेस धारा का मान 30 मिली एम्पीयर है, तो प्राप्त विद्युत धारा एल्फा क्या होगी। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एल्फा का जो फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे एल्फा धारा और बीटा धारा अपने को ट्रांजिस्टर से देखने को मिलेगी, परंतु एल्फा का मान निकालने के लिए कलेक्टर धारा का तथा
एमीटर धारा का अनुपात क्या कहलाता है, अल्फा धारा हमें मिलेगी। परंतु यहाँ पे क्या है, हमारे पास IE नहीं है, तो IE अर्थात एमीटर धारा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, IB अर्थात बेस धारा प्लस के अंदर कलेक्टर धारा। तो साथियों निकाल लेंगे, बेस धारा हमें कितनी दे रखी है, 30 मिली एम्पियर दे रखी है, और IC हमें कितनी दे रखी है, 0.97 दे रखी है। तो इसका IE का मान आ जाएगा हमारे पास 30.97। अब अल्फा का मान निकालना है, तो कलेक्टर धारा का मान क्या आ जाएगा, 0.97 बटे हमारे पास ये IE कितनी है, 30.97। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी मान आएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों हमारे पास जो भी मान आएगा वो मान कितना आएगा, 0 से 1 के बीच के अंदर आएगा, और वही मान हमारे पास क्या है, अल्फा का मान होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज होती है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर द्वितीय कुंडली प्रेरित अंदर अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा जो द्वितीय कॉइल के अंदर वोल्टेज उत्पन्न होती है, वो वोल्टेज जो प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज होती है उससे 180 डिग्री क्या हो जाती है, फेज से आउट ऑफ फेज होती है, अर्थात आउट ऑफ फेज राशि कहलाएगी। इसका कारण क्या है, इसका कॉइल है कि ये जो कॉइल है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग है, तो जब यहाँ से विद्युत धारा प्राप्त होगी तो इसका प्रतिरोध यहाँ पे क्या होगा, धारा को रोक लेगा। उसके बाद जैसे चुंबकीय परिपथ से इस दूसरे परिपथ के अंदर आउटपुट वोल्टेज आएगी, जब तक इसमें धारा प्रवाहित करेगी तब तक जो वोल्टेज है वो 180 डिग्री का फेज स्थापित कर चुकी होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, 3 फेज की आपूर्ति के लिए किसी भी 2 फेज के बीच अंतर क्या होता है। साथियों 3 फेज अर्थात तीनों कोण कितना होता है, 360 का। यहाँ पे अपने पास 3 फेज है, R, Y और B। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, किन्हीं भी 2 फेजों के बीच के। तो साथियों यहाँ पे ये कोण कितने का होगा, 120 का, ये 120 का, विद्युतीय रूप से ये भी 120 का। तो साथियों 2 तार अर्थात एक फेज, एक ये हो गया R और Y के, तो कितना हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे C हमारा सही आंसर हो गया। 3 फेज की आपूर्ति के बीच किसी भी 2 फेज के बीच अंतर कितना होता है, 120 डिग्री होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक चुंबकीय संपर्क किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो साथियों एक चुंबकीय परिपथ अर्थात जैसे एक ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर 2 अर्थात यहाँ पे विद्युत स्रोत जोड़ा गया तो चुंबकीय परिपथ बना, और चुंबकीय परिपथ इसमें दूसरे में भी बनेगा। तो साथियों जो संपर्क विधि से चुंबकीय बनने वाला है वो किसके द्वारा संचालित होगा, कुंडली के द्वारा ही एक परिपथ से को दूसरे परिपथ में चुंबकीय रूप से जोड़ा जा सकता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का कार्य क्या है। संरक्षक का अर्थात है साथियों ब्रीदर। तो एक ट्रांसफार्मर के ऊपर जो कंजर्वेटर टैंक होता है, उस कंजर्वेटर टैंक के साथ में एक यहाँ पे ब्रीदर अर्थात संरक्षक का नाम कह सकते हैं या संरक्षक भी कह सकते हैं। इसका कार्य क्या है, जो एक ट्रांसफार्मर जब उसमें तेल का विस्तार अर्थात बढ़ेगा और फिर वापस आएगा, तो जो बाहर की वायु है उसमें जो नमी है उसको रोकने या वहाँ से वायु गुजारने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। तो बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना किसका कार्य है, ब्रीदर का कार्य है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी हमारा सही आंसर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, हमें 5% सहनशीलता के साथ 47 किलो ओम के मान वाले प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमें क्या किया है, 47 किलो ओम प्लस माइनस 5% के इसका क्या मान बताना है, कलर मान बताना है। तो साथियों हमारे पास सारणी है BB, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, गौरी, शंकर, नाई।
तो साथियों ये हो गया ±5%, ये हो गया 10%, ये हो गया 20%। यहाँ पे हमें क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो साथियों सबसे पहले 4, तो 4 पे हमारे पास क्या है पीला। उसके बाद के अंदर 7, तो 7 पे हमारे पास बैंगनी। उसके बाद में 10 की पावर 0 अर्थात 1, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या आ गया नारंगी। और हमारे पास ±5% अर्थात सुनहरा। तो साथियों पीला बैंगनी नारंगी सुनहरा किसके समक्ष है? ऑप्शन ई से। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है यदि एक 3 फेज वाली मोटर केवल 2 फेज के साथ संचालित होती है तो इसे सिंगल फेजिंग कहा जाता है। इसे अंततः मोटर क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो इसके अंदर क्या है, एक चिटचाट की आवाज़ आती है। मोटर स्टार्ट हो जाती है परंतु ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। थोड़ी देर चलने के बाद क्या होगी, मोटर सिंगल फेजिंग हो जाने के बाद चलती चलती मोटर अगर हो जाती है या संचालित करना होता है तो मोटर सिंगल फेज पे क्या हो जाती है, जल जाएगी। तो ये हो गया आज के महत्वपूर्ण हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। साथियों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।